नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। तो अपने इस खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे हरियाणा के आम बजट की 3 बड़ी बातों की, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता से बजट का सीधा सरोकार होता है। और सबसे पहले बजट के इसी पहले को हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हरियाणा के विकास को गति देगा यह बजट, और इसके बाद बजट में शिक्षा के लिए क्या मिला है। और बजट की तीसरी सबसे बड़ी बात है किसान, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए बजट में कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए क्या दिया गया है, इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के वित्त मंत्री के तौर पर कुल 74 पन्नों का बजट पेश किया। सरकार का तीसरा आम बजट पेश किया। बजट में राहतों और तोहफों की भरमार रही। सदन में मनोहर लाल ने कर मुक्त बजट पेश किया। मनोहर लाल ने 1,77,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया, और यह पिछले बजट से 15.6% ज्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है, और यह बजट आने वाले 25 सालों से विकास की दिशा निश्चित करेगा। और देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4% है। इसे 4% करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी और बड़ा योगदान यहां पर मिलेगा। हरियाणा ने कोविड-19 महामारी में उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय उपाय किए। सरकार में राजस्व में कमी के बावजूद अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाने के लिए पूंजीगत अवरचना, निवेश समेत अपने व्यय को लक्षित किया। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की बहाली हेतु इस प्रकार के विस्तारित प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपाय हमारी सरकार का प्रमुख केंद्र बिंदु रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं इस बजट को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा के 3.4% के वर्तमान योगदान को 4% करके उनके इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की विकास यात्रा में अग्रणी बनने का अवसर के रूप में देख रहा हूं। 14-15 के 3,70,535 करोड़ रुपए से बढ़कर 21-22 में जीएसडीपी 5,88,771 करोड़ रुपए हो गया। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 4.63% की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज की गई। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के जीएसडीपी का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। गत वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि की है। चलिए बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कॉलेजों में कम से कम 10 स्मार्ट क्लासरूम होंगे। हरियाणा में 500 संस्कृति मॉडल स्कूल खुलेंगे। 50 स्ट्रीम लैब भी स्थापना की जाएगी, और 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ओलंपियाड शुरू किए जाएंगे। 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैब मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में ऑडियो विजुअल कक्षाओं की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रों की अगर बात करें तो 8,925.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी जिला नागरिक अस्पतालों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की 40 सीटें सरकारी डॉक्टर्स को दी जाएगी। मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय भी किया गया है, और इसी के साथ ही एलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक उन्नति की कुंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। राज्य ने वर्ष 2030 के लक्ष्य की तुलना में इसे वर्ष 2025 तक ही लागू कर देने का लक्ष्य रखा है। लड़कियों का ड्रॉप आउट न हो, सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी, विशेषकर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवागमन करने वाली प्रत्येक लड़की को परिवहन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना, साथ ही सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया है। ये सुविधा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक
और चिकित्सा या पैरामेडिकल या नर्सिंग संस्थानों सहित सरकारी संस्थानों में सभी विद्यार्थियों, विशेष तौर पर लड़कियों के लिए प्रदान की जाएगी। योजना की अधिसूचना अप्रैल 2022 में कर दी जाएगी। राज्य में संस्कृत मॉडल स्कूल के प्रति विद्यार्थी और अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। इनकी उपयोगिता, लोकप्रियता के दृष्टिगत सरकार ने इनकी संख्या 138 से बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है। संस्कृति मॉडल स्कूलों में 5वीं कक्षा से ही कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इन स्कूलों में समग्र शैक्षणिक परिवेश प्रदान करने के लिए खेल नर्सरियां विकसित करके खेल ढांचे और सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से साक्षर और डिजिटल दुनिया में ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए सरकार का आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के साथ टेबलेट प्रदान करने का प्रस्ताव है। मैं शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जो शैक्षणिक संस्थानों के मुखिया के तौर पर नियुक्त होने वालों के लिए अनिवार्य होगा। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को प्रबंधन और नेतृत्व कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे मुखिया के तौर पर नियुक्त होने पर उन्हें संस्थान के प्रशासनिक कार्यों में मदद मिलेगी। चलिए बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 5,988.76 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 27.7% बढ़ाया गया है। प्रगतिशील किसानों के सहयोग से प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन योजना शुरू की जाएगी। किसानों के टूर और प्रशिक्षण के खर्च हरियाणा सरकार देगी। 1 लाख अंत्योदय परिवारों को पशुपालन के लिए प्रेरित किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 क्लस्टर्स में प्रति क्लस्टर्स की कम से कम 25 एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा। बाजरे की बात करें तो बाजरे की कटाई के उपरांत ब्रांडिंग और उचित प्रबंधन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाजरा और मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खुलेगा। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फतेहाबाद और सिरसा में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देंगे। हरियाणा में 25 लाख मृदा नमूने लेकर किसानों को जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने को कहा जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। बीज विकास कार्यक्रम, पराली प्रबंधन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना आदि को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने 62 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। भारत में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो किसानों की ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो। खरीफ 2021 के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और कीटों के हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जरूरत के समय उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी केंद्र के रूप में उभरा है। हार्टिकल्चर विजन के अनुसार वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दुगुना और उत्पादन को 3 गुना करने की योजना है। अनूठे फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत ताजा फल और सब्जियों के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सरकार वर्ष 22-23 में 100 पैक हाउस की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार वर्ष 22-23 में 1 लाख अंत्योदय परिवारों को डेयरी की पशुधन इकाइयों, भेड़ बकरी, सुअर पालन और बैकयार्ड पोल्ट्री की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? जो सोचा जा रहा था, जो कल्पना की जा रही थी, जो जहन में तमाम सवाल उठ रहे थे, ये बजट उस पर कितना खरा उतरा है, इस पर हम लगातार टटोलने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष या फिर कहें कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की इस बजट को लेकर जो भावना है वो यही है कि ये बजट नहीं था, भाषणबाजी थी। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं।
बजट नहीं है, ये केवल भाषण है, चौथा बजट है। लेन देन में कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा, लेन देन में कुछ तो आपको बता दें, इस बात को लगातार हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये बजट कितना बेहतर रहा, उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। और हमारे साथ पैनल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका तारुफ एक बार फिर से करवा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ अजय गुलिया है, जेजेपी प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीके जैन है, व्यापारी संगठन के सचिव, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुखबीर तंवर है, इनेलो के प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रमाकांत उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रदीप गुर्जर, बीजेपी नेता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ श्रीपाल शर्मा, इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अजय गुलिया जी, नपा तुला बजट इसे लगातार कहा जा रहा है, उम्मीदें बहुत थी, किस तरह से आप देख रहे हैं? चूंकि बात एक यहां पर सीधा एक सिमिलर नजर आती है। केंद्र सरकार ने कहा कि 25 सालों का विजन है, प्रदेश सरकार कह रही है 25 सालों का विजन तो है ही, प्रेजेंट का भी ख्याल रखा गया है। तो ये 25 सालों का जो विजन बताया जाता है, उसमें प्रेजेंट का कितना ख्याल है? देखिए, बिल्कुल मैं तो एक चीज मानता हूँ, आज अच्छा होगा तभी तो हम कल बेहतर उम्मीद कर सकते हैं कि हम कल भी हमारा बेहतर होगा। देखिए, हुड्डा साहब ने जो कमेंट करा, मैं तो एक चीज कहता हूँ, हुड्डा साहब के लिए तो बजट जब अच्छा होता है जब इसके अंदर यह प्रावधान हो जाता कि भाई जिस प्रकार से उनके राज में रॉबर्ट वाड्रा जी की लूट जारी थी हरियाणा प्रदेश में, वो बदस्तूर वो लूट जारी रहे, तब वो बजट को अच्छा मानते। आज देखिए, किसान को मिला है, उनको दिक्कत इस बात से है कि किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। ये पैसा अगर किसी और कांग्रेस के किसी नेता वाड्रा के खाते में जाता तो वो खुश होते। किसान को मिला, नए मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चों को टैबलेट मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ेगा हरियाणा तभी तो आगे बढ़ेगा हरियाणा। और 5 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, किसानों के लिए स्कीम है, उनके राज्य में तो 2-2 3-3 रुपए के मुआवजे के चेक हैं। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, मेरे कह देने से नहीं होगा, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। और आज 7,000 12,000 ये तो तय हरियाणा प्रदेश की जनता को करना है कि 2 रुपए ज्यादा होते हैं कि 7,000 ज्यादा होते हैं, 3 रुपए ज्यादा होते हैं कि 12,000 रुपए ज्यादा होते हैं, उनके राज्य में 2-3 रुपए। आपने टैबलेट का जिक्र किया, लेकिन मुझे बात याद आती है कि एनसीईआरटी की तरफ से एक सर्वे करवाया गया था प्रदेश को लेकर, जिसमें बताया गया था कि 27% ऐसी हालत है जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास फोन नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और कहां कहां पर तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की व्यवस्था भी नहीं थी। टैबलेट सरकार अब देने जा रही, बहुत अच्छा विजन सरकार का रहा है, नो डाउट। लेकिन कोरोना काल में बच्चे परेशान हुए, अभिभावक परेशान हुए, किसी के पास पैसे भी नहीं थे। अच्छी बात है, सरकार का बहुत अच्छा इंटेंशन है। एक चीज कहता हूँ, इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य कल्पना, तो सरकार की दूरदर्शी सोच है कि एक सर्वे में एक चीज निकल करके आई कि बच्चों के पास टैबलेट नहीं है, बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है और फोन नहीं है, तो सरकार ने कहा कि जब हमारे प्रदेश के बच्चों को हम शिक्षा के लिए जरूरी साधन उपलब्ध नहीं करा सकते तो हम उनको शिक्षित कैसे कर सकते हैं। सरकार की ये देखिए दूरगामी सोच थी। सरकार ने तुरंत इस बात को रियलाइज किया कि इन बच्चों को टैबलेट चाहिए तभी ये बच्चे पढ़ सकते हैं। सरकार ने प्रोएक्टिव डिसीजन लिया और उनको टैबलेट देने का काम किया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% सब कुछ ठीक हो गया, ना कभी हो सकता, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कुछ कमियां थी सिस्टम में, सरकार के सामने चीजें आई, सरकार किसी चीज को लेकर के मतलब बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है। और आपको ये भी बता दें सर, मैं आप सभी के पास आऊंगा, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, कांग्रेस कह रही है तो बजट नहीं था, ये तो भाषणबाजी है, धन्यवाद। कुछ नहीं दिखता इसमें विजन सरकार का। देखिए, कांग्रेस के नेता पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अपने घर से एक टेम्पलेट बनाकर लेकर आए थे। किस प्रकार से बजट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उन्होंने एक रटी रटाई बात कहनी थी, जबकि उम्मीद कुछ और थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने एक नई पहल की। हमने कहा कि सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे भाजपा के हैं, वो अपना सुझाव दें बजट के लिए। और केवल बजट बनने से पहले ही नहीं, बजट प्रस्ताव के बाद भी अब भी अगर वो कोई अच्छा सुझाव देंगे तो उनको सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन सुझाव देने की बजाय जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति राहुल गांधी किया करते हैं, वही उसी तर्ज पर वो लेकर आए नीचे। इसी प्रकार के उनके यहाँ हरियाणा के सिपा सलार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वही बात की। प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल किस प्रकार से आपने सुझावों का जिक्र किया, पिछले 1-1.5 महीने से देखने को मिल रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग के साथ बैठक कर रहे थे, तो क्या विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव नहीं आए थे क्या?
और अगर सुझाव आए हैं तो उनको कितना शामिल किया गया है इस बजट में? नहीं, विपक्ष देखिए, जो भी सुझाव ऐसे थे जिनको शामिल किया जा सकता था उनको किया है, लेकिन अभी भी दरवाजे बंद नहीं किए। अब बजट सबके सामने प्रस्तुत हो चुका है। कोई ये कहे नहीं भाई इस वाले कोष से हटाकर यहां पर डाला जाए, उस पर एक चर्चा होगी। देखिए, चर्चा के लिए भी इस बार तीन दिन रखे गए हैं अलग अलग तरीके से। ये जो बजट है, आज का जो बजट है, उसकी खूबसूरती ये इस बात की है कि वो एक समावेशी बजट है। हम कोविड के एक काले अध्याय से बाहर निकले हैं और उसके बाद हमने प्रण लिया है कि हरियाणा, जो कि अब भी 2014 के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद हमारे प्रयासों से किस प्रकार से हम हर सूचांक पर प्रथम स्थान पर आए, हमने कंसोलिडेट करना है। हम इससे भी संतुष्ट नहीं है, हमने सशक्त हरियाणा बनाना है। ये वज्र बजट है। जिस प्रकार से केंद्रीय बजट को अमृत बजट कहा गया था, इसी प्रकार से ये बजट जो है ये डायमंड बजट है। वज्र का अर्थ क्या होता है? वज्र का अर्थ होता है सशक्त। हरियाणा को सशक्त बनाने का हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संगठनात्मक और संस्थागत विकास किस प्रकार से हो, सुधार हो, इस पर अंत्योदय का मिशन जो हमारा रहा है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा, उसका उदय नहीं होगा, तब तक सारा विकास बेईमानी है। इसी प्रकार से सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऐसा विकास जो सस्टेन करे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का निवेश बढ़ाया जाए। और मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करूंगा कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनाते हैं। हम उसको, जिस प्रकार चीन का मॉडल रहा है, चीन ने, जब चीन गरीब भी था उस समय भी बहुत सारा पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने इन्वेस्ट किया, उसके आज वो रीप कर रहा है रिजल्ट्स। किस प्रकार से हम सहभागिता का प्रिंसिपल रखते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा प्रिंसिपल रहा है। हमने सार्वजनिक और निजी भागीदारी, कोई भी जन योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक जनता की उसके अंदर भागीदारी ना हो। तो हमने उस प्रकार से काम किया है। संतुलित पर्यावरण, हमने सस्टेनेबल काम किया है कि पर्यावरण का भी फ्रेंडली काम करेंगे और हमारे मॉडल का अनुसरण हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। साधने की कोशिश करेंगे, जहां पर सबसे बड़ा विजन तो यही है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखा था, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसके जरिए ये कहा गया कि जो हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है उसका उत्थान करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बहुत से मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में और भी मेहमान मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ बीके जैन मौजूद हैं, व्यापारी संगठन के सचिव हैं। बीके जैन जी, कितना उन्नति हो पाएगी व्यापार को लेकर, क्या दिखता है बजट में, क्या विजन है? बहुत अच्छा विजन है, कंट्रोल्ड है, बैलेंस बजट बनाया गया है, जिसमें व्यापारियों को भी राहत दी गई है, ट्रेड लाइसेंस से मुक्ति दिलाई गई है, जीएसटी रिफंड के लिए एक अभियान चलाकर 1 महीने के अंदर जिन के रिफंड है उनके वापस दिलवाए जाएंगे। वैट जो 2017 से लंबित था उसको भी एक अभियान चलाकर पुराने निपटारे सारे किए जाएंगे, ये मेन किया गया है इसके अंदर। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि और बेहतर इसमें हो सकता था तत्कालिक जरूरतों को देखते हुए, या फिर ये बताया जाए कि 25 साल का विजन है, अमृतकाल है, और भी थोड़ा बेहतर हो सकता था? बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, इसीलिए प्रयासरत रहते हैं, इसीलिए हर साल बजट आता है, जो कमियां होती हैं पूरी की जाती हैं। ठीक है, हमारे साथ सुखबीर तंवर भी मौजूद हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। सुखबीर साहब, कांग्रेस कह रही है कि भाषणबाजी है, लेकिन इनेलो कितना समर्थन कर रही है? क्या चीज है, क्या ऐसे पॉइंट है जिसको और बेहतर किया जाना था? सुबह से बजट पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो कि मैंने सुबह भी बताया था और अभी फिर आपको इस एपिसोड में बता रहा हूँ, कर्ज लेके घी पीने वाली बात है। आज 2,43,779 करोड़ रुपए का कर्जा है, और अब जो कर्जा लेना अनुमानित है, जो बजट में बताया गया है, वो 55,063 करोड़ रुपए कर्जा लेंगे। और ये कर्जा चुकाने के लिए जो इन्होंने रखा है वो 35,000 करोड़ के आसपास तो कर्जा चुकाने की कीमत है। और 7 साल में जो कर्जा टोटल इन्होंने लिया है, जो सारे रिकॉर्ड बीट कर दिए, 1,70,000 करोड़। कहने का मतलब ये है कि इसमें जिस प्रकार से प्रत्येक हरियाणा वासी के सर पे जो कर्ज है, कहीं ना कहीं अब कर्ज लेते रहो, कर्ज देते रहो, कर्ज को उतारने के लिए फिर दोबारा से कर्ज ले लो। मतलब फिस्कल डेफिसिट का आप मुद्दा उठा रहे हैं कि प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। दूसरा विषय ये है, अभी इन्होंने 3 लाख कर्ज देने की बात करी है। 3 लाख के लोन में क्या व्यवसाय शुरू हो सकता है? ये बैठे हैं
जैन साहब बता सकते हैं। इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री जी को हमने भी सुना, आपने भी सुना। जब मैं गुड़गांव की अगर बात करूं, गुड़गांव में मृदा परीक्षण केंद्र नहीं है, सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहे थे। जब है नहीं, एक सुविधा आपके जिले में नहीं है, तो फिर उस बात को देखना पड़ेगा। ये अब से नहीं है, ये पिछले 7-8 साल से निरंतर ऐसे ही चल रहा है। गुड़गांव में सरकारी तौर पे सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं है। इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य का प्रबंधन की भी बात करें, गुड़गांव के जो स्वास्थ्य का प्रबंधन है, सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके हालात आपसे छिपे नहीं, आप बार बार डिबेट कर चुके हैं। शिक्षा के जो हालात हैं, आज तकनीकी शिक्षा का एक भी गुड़गांव में, हालांकि सबसे ज्यादा तकनीकी शिक्षा की जरूरत गुड़गांव में है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक भी तकनीकी संस्थान गुड़गांव में सरकार की तरफ से नहीं है। सुखबीर जी, लगातार आप गुरुग्राम का जिक्र कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर यह भी याद आता है कि 2021-22 में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और पिंजौर को फिल्म सिटी के तौर पर उभारने की बात कही थी, आपको याद होगा सर। व्यापार को लेकर जिक्र किया, सर बता रहे हैं जी। जहाँ तक व्यापार का संबंध है, छोटे जो जितने व्यापारी होते हैं उनका 3 लाख रुपए से कारोबार स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, सिलाई कढ़ाई का काम है, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, फल बेचने का काम है, सब्जियां बेचने का काम है, ये परचून की छोटी दुकान है, ये सब इससे चालू हो सकते हैं और कार्य अपना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद चर्चा तो लगातार जारी रहेगी। प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बजट से ज्यादा भाषणबाजी लग रही है, और उन्होंने तथ्यों के साथ अपने आधार पर यह बात बोली कि शिक्षा में जितना होना चाहिए था वो कम है, जितना हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए था, जो उसका मापदंड तय है, उससे कम है। और इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हमारे साथ हमारा पूरा पैनल भी मौजूद है, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, अजय गुलिया जी। अजय गुलिया जी, बात आपने सुनी, उन्होंने कहा जितना हेल्थ का मापदंड है उससे कम, शिक्षा का जो मापदंड है उससे कम, और सरकार वाहवाही लूट रही है। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ हुड्डा साहब मापदंड की बात ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देखिए जो एक गाइडलाइंस है नेशनल फाइनेंशियल ब्यूरो की, उसके लिहाज से तो जो हरियाणा प्रदेश का आज कर्ज है वो कम है, जो पूरे देश के लिए, ना अभी तो हरियाणा प्रदेश के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए जो गाइडलाइन है उससे 1% के लगभग हमारा कम है। हाँ, ये जरूर है कि भाई आप डेवलपमेंट के काम करेंगे इस प्रकार। हुड्डा साहब ने एक बात कही, मैंने 4 थर्मल प्लांट लगाए, मैं आपके टीवी चैनल पे दावा करता हूँ, उसमें से मेरे झज्जर में भी लगा हुआ है। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ये है, विदेशी कंपनियों में पैसा लगा है भाई, कि वो 700 मेगावाट से ऊपर बिजली बनाएंगे, 695 से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन MOU साइन कर रखा है, तो हरियाणा प्रदेश को बिजली मिलेगी। वो बनाते नहीं भाई, वो 400 से ऊपर चलते नहीं। हरियाणा प्रदेश को तो केवल धुआं और राख मिली है, जमीनें हमारी गई, संसाधन हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें तो बिजली नहीं मिलती। वो बिजली जा रही है, वो प्लांट दूसरे प्रदेशों को बेच रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश का क्या है उसमें मेरे भाई? ये तो कोरी बातें करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो अपने काल के अंदर, मैं कहता हूँ हुड्डा साहब, कोई सेक्टर कटता है, जैसे पहले हुड्डा डिपार्टमेंट होता था जो आजकल HSBP है, कोई सेक्टर काटता तो आमजन हम आप उसमें प्लॉट लेते हैं। एक अपने 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कोई सेक्टर काटा हो, किसी जिले में काटा बता दे, कोई नहीं काटा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल पूछते हैं। चूंकि फिस्कल डेफिसिट को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि अपने आप में किसी भी प्रदेश के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो या फिर केंद्र के स्तर की बात हो, फिस्कल डेफिसिट का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। रमाकांत उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फिस्कल डेफिसिट को लेकर लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है, प्रदेश के सामने कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? वो कहते हैं 70,000 तो हम छोड़ के गए, 70,000 करोड़ तो हम छोड़ के गए थे, आपका 2.5 लाख करोड़ पहुंचने वाला है कर्ज। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा राज्य जो है वो कर्ज में डूबता जा रहा है। आप एक तरफ ठीक है बजट बढ़ा रहे हैं, पर कर्ज भी बढ़ रहा है। अभी जिस प्रकार से कहा कि 70,000 करोड़ हम छोड़ के गए थे आगे, तो अगर देखा जाए तो
कम समय में कितनी तेजी से कर्ज बढ़ रहा है, उसके पास इनके पास क्या समाधान है, इसका समाधान इनको ढूंढना होगा। अगर ये नहीं ढूंढेंगे तो देश ऐसे ही हमारे हर नागरिक पर कर्ज बढ़ता जाएगा और देश आज अगर राज्य आज इस स्थिति में है तो आने वाला भविष्य इसका ठीक नहीं होगा। इसका परिणाम यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। सरकार तो आती और जाती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये एक यहाँ के नागरिक पर बहुत बड़ी चोट होगी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर आप क्या समझ रहे हैं कि ये परिस्थितियां बदल कैसे गई? परिस्थितियां बदलने के पीछे कारण क्या रहा और चैलेंजेस सामने लगातार आते चले गए? मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा सर, 1966 की बात है, 2,35,00,000 रुपए का प्रदेश पर कर्ज था। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि सब कुछ 360 डिग्री घूम चुका है। आज 2,50,000 करोड़ के आसपास सब कुछ पहुंचने वाला है। तो इसको हम सरप्लस में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? क्या सरकार के सामने चैलेंज है? कभी हो पाएगा? क्योंकि अगर हम बजट पेश करते हैं तो उससे आधे ज्यादा हिस्सा उस कर्ज को चुकाने में जाएगा, फिर तो आगे समय में यही होगा। बिल्कुल आपका कहना सही है। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि एक सरकार के आगे चैलेंज है, ये चैलेंज नहीं, बहुत बड़ा एक चैलेंज है अपने आप में और सरकार इस चीज को खुद जानती है। यहाँ पर जिस प्रकार से गुलिया जी बात कर रहे थे, तारीफ आप कर सकते हो, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, परंतु आप इस चीज को नहीं नकार सकते कि आज प्रदेश के अंदर जो स्थितियां पनप रही हैं। मैं तो एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। आज सड़क को लेकर जिस प्रकार से बजट पास हुआ है, तो इन्होंने कहा है कि 300 किलोमीटर तक हम रोड बनाएंगे। अगर आप सड़क बनाएंगे, पहले भैया जो टूटे रोड हैं 1-1 लाख रुपए का खर्चा होगा, आप उनकी मरम्मत तो करवा लीजिए, एक मरम्मत करवाइए आप। प्रदेश के अंदर आज ये स्थिति है और मैं गुड़गांव शहर की बात करता हूं, जिस पर काफी दिनों से यही डिस्कशन, यही हर समय खबरें आप भी पढ़ते होंगे, अखबारों में प्रतिदिन छपती हैं, परंतु इस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, बजट संतुलित है, बैलेंसिंग है, पर लेकिन इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बजट संतुलित है लेकिन इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। और आपको बता दें, हमारे साथ एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद खुराना साहब। राय सिंह जी, कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि ये बजट ना होकर भाषणबाजी है? क्यों लग रहा है? देखिए खुराना साहब, माननीय मनोहर लाल खट्टर का जो बजट है वो अपनी तफसीली अपना राज है। जिस प्रकार से पिछले 2 बजट में जो परियोजनाएं लेकर पहले भी सरकार आई है, उन पर आज तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। दर्जनों से अधिक ऐसी घोषणाएं हैं जो सरकार ने नाम परिवर्तन करके, व्यवस्था परिवर्तन करके उनको दोबारा इस बजट में डालने का प्रयास किया। अब रही बात, कुछ मुद्दे हैं बड़े प्रमुख रूप से। ये बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि वज्र बजट है, एक सशक्त बजट है। अरे आपका वज्र प्रहार जो है वो गरीब व्यक्ति की गर्दन पर पड़ा है, आम व्यक्ति की जेब पर आपने टाका डाला है। रोजगार की बात है, 5 लाख रोजगार देंगे। शर्म आनी चाहिए बार बार सदन पर झूठ बोलते हुए। रोजगार के पहले जो आंकड़े हैं वो कहाँ गए, वो किस प्रकार के, क्या जो पिछली योजनाएं थी उनसे रोजगार मिला? अरे आज हरियाणा प्रदेश रोजगार ना देने में नंबर 1 है, झूठ बोलते सदन में। और रही बात, बार बार बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, 1700 मुकदमे आज भी महिलाओं के हरियाणा में 2021 दर्ज हुए हैं। इनके आंकड़े क्या है? ये झूठ क्यों बोलते हैं बार बार? और रही बात जमीनों की, एक मेरे मित्र प्रवक्ता जिनके सहयोग कह रहे थे कि जमीनों पर कब्जे किए गए हुड्डा साहब की सरकार में। 1300 एकड़ लावा रामदेव को आपने दे दी है, उसके अलावा 300 एकड़ गुड़गांव में आपने भाजपा के नेताओं को लौटा दी है। अरे किस जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं? आपका जो पूरा चेहरा है भ्रष्टाचार का, चरित्र का, वो सबके सामने है। आज बात कोरोना ने करे, अरे कोरोना राय सिंह जी, प्रदेश सरकार तो कह रही है कि हमारा 25 सालों का विजन है। लगता है कि उस विजन को आप देख नहीं पा रहे। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ये बात कर रहे हैं 25 वर्ष के विजन की। अरे जिन्होंने 70 साल के नवनिर्माण भारत को सकते हैं, कोई एक सेक्टर आपने काटा तो बताओ। नहीं, आपने कोई सेक्टर आपके राज्य में आया हो, आप बता दो, कोई एक भी सेक्टर आया हो? ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। प्राइवेट बिल्डरों को बेची, अरे प्राइवेट बिल्डरों को बेची जमीन आपने। ये चरित्र चिल्लाने से किसी का चरित्र हनन नहीं होता। ये देश, ये राष्ट्र देख रहा है आपको। मैं कह रहा हूँ खुलेआम, कोई सेक्टर काटा हो आपने बता दो। अरे कोई सेक्टर काटा हो बता दो, सेक्टर का नाम होता होगा। ठीक है राय सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। राय सिंह जी,
राय सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी मौजूद हैं, फिर उसके बाद हमारे जो तमाम जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनके पास चलेंगे। प्रोफेसर साहब, सारी बात आपने सुनी है, तर्क आपने सुने हैं। वो कह रहे हैं कि कोई सा भी आप सेक्टर उठाकर देख लीजिए, वहां पर विकास नहीं दिखाई देता, विजन नहीं दिखाई देता, जो आप 25 सालों का विजन दिखा रहे हैं इस बजट के जरिए। देखिए, तर्क तो थे ही नहीं, और कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। जिनकी आंख ही मोतियाबिंद से पीड़ित हो, जिनको विजन ना दिखता हो, जिन्हें बौखलाहट इस बात की हो कि प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं बार बार इनको नकार दिया है, इनको सत्ता विहीन तो किया ही किया, और उसके बाद भी इन पर विश्वास नहीं करती, इस प्रकार की ये बात करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, अभी रोजगार की बात कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा जी की का जो एक कंपनी है CMIE, जिसके MD महेश व्यास कांग्रेस का घोषणा पत्र लिखते हैं, वो हर बार हास्यास्पद आंकड़े लेकर आते हैं। दिसंबर में हरियाणा के अंदर 35% वो बेरोजगारी दिखा रहे थे, वो जनवरी में आकर 15% रह गई, फरवरी में आकर 28% हो गई, इतनी लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार जनता के पास जाते हैं और जनता उनका विश्वास नहीं करती, उसी प्रकार से ये भी जनता का विश्वास नहीं करते। जनता खुद डिक्लेयर कर रही है, जो परिवार पहचान पत्र है उनके माध्यम से जनता कह रही है कि हमारे यहां पर 5%, 6% से अधिक बेरोजगारी नहीं है। लेकिन ये बार बार जनता पर विश्वास ना करके अपने वो जो घर की बही और चाचा लिखनिया वाला जो इनका मामला है, जो CMI का आंकड़ा है, उसकी बात जाते हैं। दूसरा, एक छोटी सी बात और है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आइडल स्टेट बताई, हेल्थ सेक्टर बताया उन्होंने कि उस पर 8% तक आइडली स्पेंड होना चाहिए, शिक्षा सेक्टर बताया 6% तक होना चाहिए। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 बजट पेश किए, उनकी सरकार में 10 बजट पेश हुए, उनमें से आज तक 8 छोड़ो, 7 छोड़ो, 6 छोड़ो, कभी 5% भी हेल्थ सेक्टर पर स्पेंडिंग हुई नहीं हुई, वो भी छोड़ो। जितनी हमने स्पेंडिंग की, इसका कभी आधा भी स्पेंड मतलब आप कह रहे हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उम्मीद रख रहे हैं वो उनके खुद के कार्यकाल में तो हुआ नहीं, लेकिन प्रदेश सरकार से उम्मीद रख रहे हैं कि बेहतर होना चाहिए था, शिक्षा का मापदंड ख्याल होना चाहिए था, हेल्थ का मापदंड का ख्याल रखना चाहिए था। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूं। हरियाणा के अंदर जब हमने इनहेरिट की सरकार, तब हरियाणा के अंदर 105 महाविद्यालय थे, हमने उनको बढ़ाकर 169 तक लेकर आए, जो फंक्शनल है। वो 105 भी फंक्शनल नहीं थे, हम फंक्शनल लेकर आए। विश्वविद्यालयों की बात करें तो पहले 43 थे 2014 तक, हम उनको 57 फंक्शनल विश्वविद्यालयों तक लेकर आए। हमने संकल्प करा कि कोई भी महिला छात्र जो है वो अगर स्कूल की बच्ची है तो वो 5 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगी। हमने इस संकल्प को पूरा किया, केवल संकल्प नहीं किया, इसको पूरा भी कर दिया। आज हरियाणा के किसी भी गांव की छात्रा जो है वो स्कूल में जाती तो 5 किलोमीटर से दूर उसका स्कूल नहीं है। महाविद्यालय की बात करें तो 20 किलोमीटर से दूर उसको नहीं जाना पड़ता। लेकिन बात मेन जो है, प्रमुख बात जो है वो ये है कि ये हरियाणा के अंदर केवल भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी किया करते थे। हमने आकर हरियाणा का पैसा, हरियाणा जनों का पैसा हरियाणा के विकास के लिए लगाया है। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में और भी पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप गुर्जर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल पूछते हैं। प्रदीप गुर्जर साहब, आप पहले भी बात कहना चाह रहे थे, बहुत से मुद्दे हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो। मैं ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछूंगा कि जो वो जिस तरह की उम्मीद प्रदेश सरकार से कर रहे हैं कि हेल्थ का जो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड है, उस पर उनके कार्यकाल में कितना खरा उतरा गया था, और जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो एक बात अलग है। हेल्थ की बात है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब हम सरकार में आए तो जो कन्या रेशो है, जो भ्रूण हत्या का जो है, पर शिशु पे कितनी बालिकाएं हैं, उसका रेशो बहुत चिंताजनक था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उस पर चिंता जताई। आज वो हरियाणा का उदाहरण दिया जाता है, भारत में 1 नंबर पे वो सर्वे चलता है कि हरियाणा जैसा ही ये होना चाहिए सिस्टम, पर 1000 बच्चों पे कितनी बालिकाएं होनी चाहिए, और भ्रूण हत्या को रोकने का, कन्या भ्रूण हत्या रोकने का ऐतिहासिक काम वो स्वास्थ्य सिस्टम के द्वारा ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि गांव के सरपंच रोकते हैं जाके। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया, अपना सर्विलेंस सिस्टम अपने इतना मजबूत किया कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने का हमने मतलब ऐतिहासिक काम हमने किया। तो ये तो बात हो गई स्वास्थ्य पे। दूसरी बात, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा कि किसानों को वो कह रहे हैं कि 200 एकड़ भाजपा के लिए छोड़ा गया, वो छोड़ा गया। मैं खुद भुगत भोगी हूं, हमारे गांव की जमीन इन्होंने कौड़ियों के दाम पे रिलीज कर ली। उस बात का प्रमाण है कि आज हुड्डा साहब पे 7 केस चल रहे हैं। मानेसर गांव के अंदर इन्होंने सेक्शन 4 और 6 लगा दिया।
उसके बाद वहां पे प्रॉपर्टी डीलर पहुंच जाते हैं, इनकी पार्टी के तथाकथित, वो तो इस पार्टी की सरकार नहीं थी, प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। वहां पे वो प्रॉपर्टी डीलर पहुंचते हैं, किसानों को समझ बाग दिखाते हैं कि आप जमीन हमें बेच दो, सरकार तो कोड़ियों के दाम मुआवजा ले लेगी। वो जमीन बिल्डर ने खरीद ली, उसके बाद वो सरकार के पास जाते हैं, अपने आका के पास जो सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और वो जाके उस जमीन को रिलीज कर देते हैं। किसान को सेक्शन 4(6) का झूठा डर दिखाकर उनकी जमीन औने पौने दामों में खरीद ली गई। आज उसकी सीबीआई जांच चल रही है और उसमें हम केस जीत चुके हैं, सीबीआई हरियाणा हाई कोर्ट से जीत चुकी है, ये जेल में जाने वाले हैं। सर, आपने किसानों का जिक्र किया, किसानों को लेकर 2021-22 में खुद मनोहर लाल सरकार ने एक बार फिर से कहा था कि हम किसानों की आय को लेकर बहुत गंभीर है और इसको हम दोगुना करने का काम कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में कितनी दोगुना हुई? चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मनोहर लाल जी हों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और भाजपा की सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध, कटिबद्ध, वचनबद्ध नहीं है। कार्यकर्ता घर घर जाकर उस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो कैसे बढ़े। इसका उदाहरण मैं दूंगा कि आज हरियाणा में 11 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, जो पूरे भारत में एक उदाहरण है। आज ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे जो एमएसपी बाजरे का रेट मिल रहा है नारनौल के अंदर, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के किसान, वहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान का किसान नारनौल में आके बेचना चाहता है अपना बाजरा, उस पे हालांकि हमने रोक लगाई है अपना, क्योंकि ऐसे सरकार की तो एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही हम एमएसपी पे खरीद सकते हैं, सारी फसलें नहीं खरीद सकते। तो जब कांग्रेस के किसान कह रहे हैं कि भाई सबसे अच्छा रेट वहां पे मिल रहा है, किसानों की आय वहां पे बढ़ रही है। आज सरसों का रेट देखिए आप, सरसों गीली सरसों जो है 6200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, और जब ये सूखी थी पिछली बार 7500 रुपए क्विंटल सरसों बिकी। तो ये तो किसानों की आय दुगनी कैसे होती है? जब उनका प्रति क्विंटल भाव दुगना पहुंच गया तो किसानों की आय तो अपनी दुगनी अपने आप हो गई, ये तो दुगनी से भी ज्यादा होगी। बाजरे का भाव हमने 2000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा खरीदा। वहां के किसान सरसों आके यहाँ बेचना चाहते हैं, गेहूं यहाँ बेचना चाहते हैं। कांग्रेस के जो स्टेट है वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी जाने दो और वहां पे बेचने दो, मनोहर सरकार जो खरीद कर रही है। ठीक है, हमारे साथ श्रीपाल शर्मा भी हैं, इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के हैं। सर, इंडस्ट्रीज का कितना उत्थान हो पाएगा आपके हिसाब से? देखिए, उम्मीद तो सभी करते हैं कि भाई बजट आया तो हमारे भी कुछ फायदा होगा, लेकिन गुड़गांव में जो इंडस्ट्री है, जैसे आईएमटी सेक्टर है, वो पहले से कटा हुआ है, बहुत अच्छा सेक्टर बना हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहाँ पे हैं, लेकिन शिकायतें तो बार बार उनकी भी एसोसिएशन की तरफ से आती रहती हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे यहाँ ये समस्या है। इसी संदर्भ में हमारा जो कादीपुर इंडस्ट्री एरिया है, बसी इंडस्ट्री एरिया है, दौलताबाद इंडस्ट्री एरिया है, बहरामपुर रोड है, यहाँ बहुत भारी समस्याएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, न सीवर है, न पीने के पानी की लाइन है, न सड़क है। हम बहुत बार पत्राचार कर चुके हैं, सरकार से निवेदन कर चुके हैं, गुड़गांव प्रशासन से निवेदन कर चुके हैं, एमसीजी से निवेदन कर चुके हैं कि भाई कुछ तो करो आप यहाँ, लेकिन एक ही जवाब मिलता है कि आपका एरिया अनऑथराइज है। इस बजट में कोई विजन दिखलाई देता है इंडस्ट्रीज को लेकर? वैसे सरकार का ये विजन भी है कि 75% आरक्षण का मुद्दा, उसे कोर्ट से हरी झंडी मिल जाए। अभी वो विचाराधीन है कोर्ट में, जहां तक मैंने सुना है, लेकिन 75% का मुद्दा जो सरकार लेके आई है, हम भी हरियाणा वासी हैं, चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक खास बात मैटर करती है कि जिसके अंदर टैलेंट है उसी को लिया जाए। अगर जबरदस्ती थोप दिया जाएगा तो इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा, मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना ही है। ठीक है, हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सर, आपका क्या सोचना है? जो मानदंड को लेकर लगातार बात कही जा रही थी विपक्ष की तरफ से, इतना मानदंड है लेकिन सरकार इतना खर्च कर रही है जो कि अच्छा नहीं है, और बात जब कही जाती है अस्पतालों की, खुद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हरियाणा के अंदर ही नहीं, गुड़गांव के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर चरमराई हुई हैं, और ये पिछले 2 सालों से, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, पिछले 2 सालों से जनता देख रही है। और जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, गुड़गांव के अंदर 2 सिविल हॉस्पिटल है, जो पुराना सिविल हॉस्पिटल पिछले 3 साल से वो ईंटों का मोहताज है कि एक ईंट उसके अंदर लग जाती, शायद जनता का कुछ भला हो जाता। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अभी भी उसी कह सकते हैं टाइम पीरियड हैं, 2014 से पहले जो हालात है उससे बदतर हालात है अभी हरियाणा के अंदर। प्रोफेसर साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तर्क यहाँ पर रखे जा रहे हैं उन तर्कों में कितना दम है। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये बात कही जा रही है कि गुरुग्राम के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे, गुरुग्राम के संदर्भ में हम बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जहां पर 30 से 40 लाख की जनता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर 2 ही सरकारी अस्पताल है, जिसमें से एक तो पुराना ही है।
लीजिए सर, एक और तर्क एक ही है, एक तरह से सिविल नागरिक अस्पताल की बात, आप कह रहे हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब। जी 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 मैं पूरे पैन हरियाणा की बात करूंगा। गुड़गांव के लिए आपके पास भाजपा के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर पैनल पर, वो बताएंगे। मैं पूरे पैन हरियाणा की बात करूंगा। देखिए, हमने संकल्प किया ये सुखबीर जी एक एक करके देखिए, ऐसे आपकी आवाज नहीं जा पाएगी, ऐसे आपकी आवाज नहीं जा पाएगी। सुखबीर जी एक एक करके। प्रोफेसर साहब, गुरुग्राम के संदर्भ में मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए जिस जिले में हम बैठे हैं उसका जिक्र करना तो बहुत जरूरी है ना। जी, मैं पैन हरियाणा का बताता हूँ, मैं पैन हरियाणा की बताता हूँ। जरूरी है। मैं पैन हरियाणा की आपको एक आंकड़ा देता हूँ। देखिए, सुखबीर जी अगर ध्यान से सुनेंगे तो उनके पास भी आएगा ये आंकड़ा। हमने देखिए, कोविड जो है वो आई ओपनर था हम इसको कंसीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारी दुनिया की आंखें खोली है कोविड ने। हमने पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर हर जगह पर ऑक्सीजन फैसिलिटाइज्ड जो है हमने सिविल हॉस्पिटल्स बनाए पूरे हरियाणा के अंदर। हमने निश्चय किया कि हरियाणा के अंदर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बेहतर है कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बने। उसके हमने उस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने जो इनहेरिट की थी 700 सीटें की थी हमने। हरियाणा के अंदर केवल 700 डॉक्टर प्रतिवर्ष बना करते थे। हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं। अब 1675 सीटें जो हैं हो गई, यानी 2.5 गुना के करीब हमने बढ़ाई है। इसके बाद भी हम रुके नहीं हैं। हम हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं वो 1 नहीं 2 नहीं 3 हरियाणा के अंदर हम देने जा रहे हैं। हम एक के बाद एक इस प्रकार से निजी क्षेत्र के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा अपने बजट की अपनी इस ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने कहा कि हम सहभागिता के मॉडल के साथ अब चल रहे हैं। हम चाहते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो है मिलजुल कर काम करे। तो हम चाहते हैं जिस प्रकार से हमने देखा कोविड के दौरान गुड़गांव खासतौर पर, गुरुग्राम जो है उस पर किस प्रकार का लोड दिल्ली का भी रहा और दूर से आकर दूसरे प्रांतों के भी लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी चिकित्सा सुविधाएं जो है निजी क्षेत्र के अस्पतालों में ली। हम जानते हैं इसके बावजूद भी जितना हाहाकार दूसरे प्रदेशों में मचा, जितना हाहाकार महाराष्ट्र में भी मचा या गुड़गांव के बगल में जो दिल्ली में मचा, उसकी कहीं भी हम ईश्वर का शुक्रिया करते हैं कि उस प्रकार का त्राहिमाम नहीं हुआ हरियाणा में। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। जैसा हमने कहा बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी की तरफ हमें बढ़ना है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, क्योंकि हम गुरुग्राम जिले में बैठे हैं, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और है। 2021-22 में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और पिंजौर को लेकर कहा था कि इसे फिल्म सिटी के तौर पर उभारेंगे। उसका क्या हुआ सर? अब तो जिक्र भी नहीं हुआ इस बात का। जी नहीं, उस दिशा में निरंतर काम हो रहा है। देखिए, फिल्म सिटी डेवलप करने के लिए बहुत बार आवश्यकता रहती है कि दो उसके लिए आवश्यकताएं रहती हैं। एक तो विभिन्न भाषीय जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी इसमें जो है सहभागिता हो, वो इसमें इंटरेस्ट लें, पहली बात। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणवी कल्चरल जो हमने मूवीज को और जो संगीत को बढ़ाया है, उसके नाते हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, 6 महीने का या 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं होता। जब हम फिल्म सिटी की बात करते हैं तो उसमें कई वर्ष लगते हैं और हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, टारगेट तो रखा होगा, पिंजौर की बात हो चाहे गुरुग्राम की बात हो, दोनों स्थानों पर। प्रोफेसर साहब, टारगेट तो रखा होगा। इस पर जो है हम जो काम कर रहे हैं जी हम जो इस पर काम कर रहे हैं, जो कला एवं संस्कृति विभाग हरियाणा जो काम कर रहा है, उसके नाते हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 तक हम यहाँ पर एक आधारशिला तो रख चुके होंगे और ये फंक्शनल हो चुकी होंगी दोनों जगह पर। 2025 का एक मोटा टारगेट है। ठीक है, सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुखबीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ बात रखना चाह रहे थे। जो रावल जी जो बात कर रहे हैं, हर चीज को मिक्सअप कर देते हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये था, 8 साल के करीब सरकार को होने वाला है और गुड़गांव के शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो कुछ हुआ है वो सबको पता है। आप भी अनेक बार डिबेट कर चुके हैं इस विषय पे। तथ्यों को जुटलाने से काम नहीं चलेगा। तथ्य ये है कि जब ये सरकार में आए तो 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 1,70,000 करोड़ का कर्जा है। क्या व्यवस्थाएं बदली है? शिक्षा स्वास्थ्य पे जो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं रट आपको रटी लगेगी क्योंकि आपने प्रदेश को कर्जे में डाल। नहीं रुको, दूसरी बात
विनम्र आग्रह है, विनम्र आग्रह है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट रुक भी जाओ। दूसरा जो विषय है, जब इन सरकार में आई तो उस वक्त हरियाणा निवेश में देश में नंबर 3 पे था, आज 16वें नंबर पे। कोई जवाब हो तो बता दे। प्रोफेसर साहब, सर मैं आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। हमने 495 MOU साइन कर हम 1,69,000 करोड़ का निवेश हरियाणा के अंदर लेकर आए हैं। जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर 2014 तक आज तक 40,000 करोड़ का भी निवेश नहीं हुआ था। हम 1,69,000 का पिछले 8 साल में लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं इसके बूते हमने 1 लाख से अधिक। सुखबीर जी एक एक करके लेकिन सुखबीर जी एक एक करके प्रोफेसर साहब जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 16वें नंबर पर कैसे चला गया, इसका जवाब दीजिए सीधा। देखिए हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 16वें नंबर पर कौन सा आंकड़ा देखकर आया मुझे नहीं पता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जहां तक बात है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की जहां तक बात है, हम लगातार पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं। गुजरात के साथ हम अदला बदली करते हैं, इस बार हम दूसरे स्थान पर हैं। 2 साल पहले हम पहले स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गए थे। प्रधानमंत्री जी ने मनोहर लाल जी को सम्मान दिया था इसके लिए, खुद दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहां रुके नहीं है। मारुति जो है, मारुति खुद को एक्सपेंड कर रही है। होंडाई ने हमसे 800 एकड़ जमीन मांगी है जो खरखोदा के पास हम दे रहे हैं। हम अलग अलग प्रकार से चाहे किया ऑटोमोबाइल कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं, हम चाहे फुटवेयर कंपनीज की बात कर रहे हैं, चाहे हम हैंडीक्राफ्ट की जो बहुत सारे हम उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। हमारा विजन बड़ा क्लियर है, हरियाणा को सशक्त बनाना, हरियाणा को उस पायदान पर भी खड़ा कर संतुष्ट नहीं रहना जहां पर है। ठीक है प्रोफेसर साहब, पायदान पर है, इसके बाद भी संतुष्ट नहीं। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। तो विपक्ष का अपना तर्क है, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है, लेकिन बीच में जनता भी इस बात का आकलन करने पर जुटी हुई है और हर पैमाने पर तोलने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये बजट कितना फायदेमंद है प्रदेश के लिए भी और हर वर्ग के लिए भी। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।